तो चलिए आज की इस सीरीज में यानी आज के इस पार्ट में मैं कौन कौन से प्रश्न लेकर के आया हूं, सारे प्रश्न को देखिएगा और ये आंसर मैंने स्वयं से लिखे हैं बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, ये पिछले वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? दो कारण आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत वस्त्रों के लिए दुनिया के प्रमुख निर्यात बाजारों में से एक था। यानी 18वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो भारत कपड़ों के लिए बहुत विख्यात था। भाई कपड़े भारत के प्रसिद्ध थे, यानी भारत के कपड़े बहुत देश विदेशों में जाया करते थे। परंतु हुआ क्या दोस्तों कि धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत ने अपना पूरा निर्यात बाजार और घरेलू बाजार का ज़्यादातर हिस्सा खो दिया। यानी कहने का मतलब ये है जैसे जैसे समय बढ़ता गया भारत की बाजार गिरती गई, यानी भारत कपड़े में पीछे जाने लगा क्योंकि दूसरे देशों ने उन्नति कर लिया था। ये सब चीज़ें आपको लिखना है। आगे लिखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई कपड़ा के निर्यात में गिरावट क्यों आई, अर्थात भारत जो दूसरे देशों में कपड़ा भेजा करता था वो कपड़ा कम क्यों भेजा गया, यानी कि कपड़े की मांग कम क्यों हुई। भाई भारत के कपड़े लोकप्रिय क्यों नहीं हुए, आपको दो कारण बताना है। तो लिखेंगे 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट आने के पीछे कई प्रमुख कारण थे। इस तरीके से लिखेंगे जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, अब आपको दो कारण पूछे गए हैं तो आपको जितने आते हैं भाई उतने लिख दीजिए और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो तो लिखना है। और आप चाहते हैं आपका एक भी अंक ना कटे तो 4 से 5 6 आप लिख दीजिए जितने आपको आते हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपका अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है, लघु उत्तरी में भी आ सकता है। खैर मैं इतना बड़ा आंसर लिखा हूँ जिसको आपको दीर्घ उत्तरी में लिखना है ताकि 6 अंक आपको पूरे मिलेंगे। जब 6 अंक का आएगा तभी इतना बड़ा लिखेंगे, अन्यथा आप शॉर्ट में लिख देंगे। तो पहला लिखेंगे विदेशी कंपनियों ने भारतीय कपड़े की मांग को धीमा कर दिया, क्योंकि भाई विदेशी कपड़े मशीनों से बनाए जाते थे जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। श्रम का मतलब होता है मेहनत, यानी मेहनत भी कम लगता था और समय भी कम लगता था। साथ ही वह कपड़े भारतीयों की तुलना में सस्ते भी होते थे, साथ ही भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इस तरीके से आप पहला कारण लिख देंगे और यही वजह हुआ कि भारत के कपड़े कम बिकने लगे और दूसरे देशों ने उन्नति कर लिया। दूसरा कारण लिखेंगे ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास ने भारत में वस्त्र उत्पादन पर बुरा प्रभाव डाला, क्योंकि धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों ने भारतीयों की कच्ची सामग्री खरीदना भी बंद कर दिया, क्योंकि भाई वो स्वयं से उत्पन्न कर लेते थे। कपास का उद्योग उनके पास आ गया जिससे वो भारत से कच्चा माल ले जाना भी बंद कर दिए, यानी जो भारत से पहले कपास वगैरह ले जाते थे उसका व्यापार करना भी बंद कर दिया। ठीक है, तीसरा नंबर लिखेंगे ब्रिटिश माल का निर्यात भारत में बढ़ गया, अर्थात भारत के लोग खुद विदेशी कपड़ों का प्रयोग करने लगे। भारत के कपड़ों को स्वयं नहीं यूज करते थे और विदेशों से मंगाते थे क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता था। तो अब जो भारत पहले दूसरे देशों में कपड़ा भेजता था अब वह स्वयं मंगवाने लगा अपने देश में। ठीक है, चौथा कारण लिखेंगे ब्रिटेन ने सूती कपड़ों पर आयात शुल्क लगा दिया, जिससे कोई भी सूती कपड़ों को नहीं मंगवाता था। अर्थात ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन ने क्या कर दिया, आयात शुल्क लागू कर दिया। अर्थात ऐसा शुल्क जिसमें अगर कोई व्यक्ति विदेशों से कपड़ा मंगवाता है तो भाई उसको टैक्स देना पड़ेगा, और इसी वजह से कोई भी भारतीय भारत के कपड़ों को नहीं मंगवाता था, वहीं के कपड़ों को उपयोग करता था। पांचवा कारण लिखेंगे ब्रिटिश औद्योगिकरण एवं भारतीयों के वस्त्र उत्पादन की वृद्धि में कमी ही, यानी भारतीय के वस्त्र उत्पादन यानी भारत में जो वस्त्र का उत्पादन होता था उसमें कमी आई और 18वीं शताब्दी में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट आने का यही प्रमुख कारण था। भाई ब्रिटिश औद्योगिकरण मतलब ब्रिटिश में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खोले गए और भारत के कपड़ों के उत्पादन में कमी आई और यही वजह हुआ कि कपड़ा निर्यात भारत का कमज़ोर हो गया और कपड़ा निर्यात में गिरावट आ गई। ये पहला प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। भाई स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है बहुत सारे बच्चों को ताकि वो अपना घर पे इसका आंसर लिख के रिवीजन कर सकें। तो पहला स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, आपका दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। ठीक है, कि भारत में जो राजनीतिक क्षमता है उसका विकेंद्रीकरण क्यों किया गया। भाई विकेंद्रीकरण के पीछे आखिर में यानी मुख्य कारण क्या था, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में सारे प्रश्न पिछले साल के पूछे गए, लगातार 5 सालों से पूछे गए प्रश्न है, ये मान लो दोस्तों। कोई भी प्रश्न जो है इधर उधर का फालतू का प्रश्न नहीं है।
तो उत्तर में लिखेंगे भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यह है। क्या है कि केंद्र सरकार से शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार जो है निचले स्तर की स्थानीय सरकारों, यानी केंद्र सरकार से शक्तियां जो हैं वो निचले स्तर की स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों, जिलों और गांवों की सरकारों को दिया जाए। जिससे होगा क्या, यानी अब विकेंद्रीकरण का मेन कारण ये है, ये 3 कारण लिखे गए हैं। पहला क्या है कि शक्ति का संतुलन बना रहेगा। भाई विकेंद्रीकरण होगा यानी स्थानीय सरकारों को शक्तियां दे दी जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि शक्ति का संतुलन बना रहेगा। ठीक है, केंद्र सरकार निरंकुश नहीं हो पाएगी, यानी केंद्र सरकार ये नहीं सोच पाएगी कि सारी शक्तियां मेरे पास है, क्योंकि भाई कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों के पास भी रहेगी तो वो लोग भी अपना काम कर सकते हैं, इसलिए केंद्र सरकार निरंकुश कभी भी नहीं हो पाएगी। तीसरा है अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकेगा। लोगों को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनकी सारी समस्याएं उनके गांव में स्थानीय सरकार यानी प्रधान जी के द्वारा ही हल कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरा प्रश्न है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारत में सत्ता जो है वो 2 भागों में बांटी गई है, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य के बीच जो सत्ता का साझेदारी हुआ है, सत्ता का बंटवारा हुआ है, इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। भाई यानी जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां बटी हैं वो 3 भागों में बटी हुई हैं। पहला है दोस्तों संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, अब लिखेंगे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब देखिए अगर आपसे विशेषताएं पूछ रहा है तो डायरेक्ट विशेषताएं ही नहीं लिखना है, कुछ आपको बेसिक फॉर्मेट भी बनाना है कि हमको आंसर लिखने के पहले थोड़ी बहुत जानकारी देनी चाहिए। जैसे हमने बता दिया कि भाई 3 भागों में शक्तियां बांटी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इससे एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ भाई बच्चा के अंदर टैलेंट है, बच्चा बुद्धिमान है, तभी तो ये सब चीज़ें जानता है। और उसके बाद आप विशेषताएं लिखेंगे। पहला नंबर कि राज्य सरकार राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई इत्यादि पर समय अनुसार कानून बनाती है। यानी कि जो राज्य की सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो पुलिस पर, व्यापार पर, वाणिज्य पर, कृषि पर, सिंचाई इत्यादि पर कानून बना सकती है, जिससे समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल पाता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता लिखेंगे केंद्र सरकार संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों जैसे बैंकिंग, प्रतिरक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा इत्यादि पर कानून बनाती है, जिससे समय के अनुसार उचित कदम उठाए जाते हैं। यानी दोनों अपने अपने विषय के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाते हैं, जिससे होता क्या है कि लोगों को समय पर सही कदम मिलते हैं, लोगों को समय पर सही योजनाएं मिल पाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी मिट्टी एक संसाधन है, इसका क्या महत्व है उल्लेख कीजिए, तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन भी आपको करना है। तो भाई सबसे पहले हमें थोड़ा बेसिक बनाना है, तभी आंसर लिखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे मिट्टी एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। इससे पहले आप पिछले वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब लिखेंगे मिट्टी एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है, यह वनस्पति उत्पादन का साधन है, यानी इसमें वनस्पतियां, पौधे उगते हैं, तथा इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म होते हैं। ठीक है, मिट्टी में उत्पन्न होने वाले अन्न से ही प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक साल, यानी मिट्टी में जो अनाज पैदा होता है उसी से ही प्रत्येक साल लोगों को भोजन एवं पोषण सामग्री इकट्ठा करने में आसानी होती है, लोगों का पेट भरता है उसी दाने से। ठीक है, साथ ही मिट्टी पर ही कई तरह की कृषि करके हमारे भारतीय किसान उन्नति कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाई मिट्टी एक उत्कृष्ट संसाधन है, क्योंकि भाई इसी मिट्टी में उत्पन्न अनाज को लोग खा रहे हैं और इसी मिट्टी पर कृषि करके अलग अलग तरीके की फसलें उगाकर हमारे भारत के किसान उन्नति कर रहे हैं, है ना। तो ये मिट्टी एक अच्छा संसाधन है। भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब 3 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जैसे पहले हो गया जलोढ़ मृदा, कामा लगा के लिखेंगे काली मृदा, यानी जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा इत्यादि। ये सब मिट्टियों के प्रकार हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। अब 3 मिट्टियों का वर्णन करने के लिए बोला गया है, तो लिख देंगे 3 प्रमुख मृदाओं का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है,
पहला हमने लिख दिया जलोढ़ मृदा। इसमें लिखेंगे लगभग भारत के समस्त उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। यानी भारत के उत्तर का पोर्शन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, ये हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ये सब जो है यहाँ पे लिखा गया है कि भाई ये जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है। यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्रों यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित है। यानी जलोढ़ मृदा जो है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं सिंधु नदी द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी से निर्मित होती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है। आगे लिखा है यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है। यह मृदा गेहूं, गन्ने, चावल और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इससे एक एमसीक्यू भी आपका बन सकता है, इसलिए आप इसको याद रखना कि भाई जो पुरानी मिट्टी होगी उसको कहेंगे बांगर और जो नई मिट्टी होगी जलोढ़ वाली उसको कहेंगे खादर। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको दूसरा प्रकार लिखना है काली मृदा और इसमें लिखेंगे काले रंग वाली इस मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयोगी यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये खेती कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और ये कहाँ पर पाई जाती है तो दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर? दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है। और देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है। यानी एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी, सौराष्ट्र में, मालवा में और एमपी में भी पाई जाती है। ठीक है। यानी छत्तीसगढ़ में इन सभी जगहों पर काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। उसके बाद लिखेंगे लेटराइट मृदा और इसमें देखिए 3 प्रकार का वर्णन करना है। आप कोई भी 3 प्रकार का वर्णन कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे लेटराइट मृदा जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। यानी लेटराइट मृदा जो है जब बहुत तेज पानी बरसता है तो मिट्टी कट के बहती है, तो उससे जो मृदा निर्मित होती है वो लेटराइट मृदा है, निक्षालन का परिणाम है। ठीक है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और ये मिट्टी काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। आगे लिखेंगे लेटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस तरीके से दोस्तों आपका यह प्रश्न फिनिश हुआ। स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो भाई उत्तर लिखेंगे अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पाया जाता है। भाई अभ्रक की उपयोगिता हमें बताना है, साथ ही इसके कोई 2 उत्पादक राज्य बताना है, यानी जहाँ पर अभ्रक हमको मिलता है उनके नाम लिखना है। तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पाया जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। यानी कि इसकी परतें जो हैं बहुत महीन होती हैं। और अभ्रक जो है दोस्तों पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का भी हो सकता है। आगे लिखेंगे इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक जो है विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों में से एक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अभ्रक की परावैद्युत क्षमता जो होती है, परावैद्युत शक्ति जो होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है। यानी इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति के गुण, यानी परावैद्युत शक्ति के गुण इसके अंदर बहुत अधिक होते हैं और उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक जो है लाइट के मटेरियल बनाने में, विद्युत संबंधी उपकरण बनाने में ये ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है। तो उपयोगिता यही आपको बता देना है कि भाई इसमें परावैद्युत गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हाई वोल्टेज की प्रतिरोधकता होती है। इसी वजह से अभ्रक जो है लाइट के सामान बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है तो लिखेंगे बिहार में झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी, यानी गया और हजारीबाग पेटी में भी अभ्रक मिलता है और बिहार झारखंड की कोडरमा में भी मिलता है। ठीक है। और अभ्रक की अग्रणी उत्पादक राज्य हैं, यानी बिहार और झारखंड में बहुत ज़्यादा अभ्रक होता है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। यानी राजस्थान में भी अभ्रक होता है, लेकिन कहाँ होता है? अजमेर के आसपास। इस तरीके से दोस्तों आज की ये पहला पार्ट जो है, आज का पहला पार्ट हमारा फिनिश हुआ।
और इस सीरीज का पार्ट 2 आप हमारे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कल तक लिंक मिल जाएगी, आप कल भी उसको देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।